अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया है। बड़ा यहाँ मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और ये हुक्म मुअत्तल करते हुए और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी नोटिफिकेशन जो था इस सिलसिले में उसको मुअत्तल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपस में मुशावरत करें और ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम करने का मामला है इसके ऊपर कुछ फ़ैसला मुशावरत से करें। अब जो समाअत हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, उसका ज़रा जिक्र करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि पहले तो जब दलाइल जारी थे तो उसके अंदर ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है, क्यों मुशावरत से कोई मामला हल नहीं हो पा रहा। तो सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन इन जनरल वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है, और बल्कि उन्होंने जो नाम दिए गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनको भी मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये अब इख्तियार ऑर्डिनेंस पास होने के बाद कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। फिर समाअत आगे बढ़ी तो न्याजुल्लाह न्याजी जो कि पीटीआई की तरफ से जो अरकान हैं उनके नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेंच में शमूलियत के ऊपर भी एतराज़ उठाया। ये भी इंटरेस्टिंग मामला। लेकिन बुनियादी सवाल कुछ यूँ अपने तज्ज़ियाकारों के लिए, जहाँ से हम शुरू करेंगे सारी बहस, कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हल दिया गया है कि इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस तरीके से कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा बैठे, मुशावरत करें और फिर ट्राइब्यूनल्स के सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हो। क्या ये हल मामले को खुश असलूबी से सुलझाने की तरफ एक कदम है? सुलझ जाएंगे मामलात? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जमा खातिर ये भी कि अभी अपॉइंटमेंट हुई है नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा की, तो उनके लिए ये पहला और बड़ा इम्तिहान। लेकिन उमर चीमा साहब, क्या राय है आपकी? क्या आपको लगता है कि ये मामला आसानी से अब मुशावरत के बाद एक अच्छा हल निकला है या अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा? अलीना, एक तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम चल क्यों रहा। इधर जो है एक अथॉरिटी का इशू आ रहा है, पावर का इशू आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा था और हाई कोर्ट जो है वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही थी। हाई कोर्ट ने जो जजेस दिए, इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल था कि हमसे मुशावरत से ये काम होना चाहिए कि आप हमें बता सकते हैं कि हमारे पास फलां जजेस हैं, लेकिन उनकी जो तकर्री है वो हमारे से मुशावरत के बाद होना चाहिए। वो आपकी डिक्टेशन नहीं है कि आपने कोई जजेस दे दिए और वो मामला यानी कि हमने वो लगा लिए, इस तरह से काम चलेगा। और यही जो डिस्प्यूट है इनको आगे सुप्रीम कोर्ट भी लेकर आया। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इलेक्शन कमीशन का आर्डर था वो भी मुअत्तल कर दिया, जो हाई कोर्ट का था वो भी मुअत्तल कर दिया। मामला जो है वापस जो चीफ जस्टिस है आलिया नीलम उनको भेज दिया गया। अब वाज़ेह रहे कि ये जिस रूलिंग के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट की जिस रूलिंग के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया था, ये जस्टिस शाहिद करीम की रूलिंग थी कि वही जस्टिस शाहिद करीम जिन्होंने पिछले दिनों एक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से भी एक फैसला दिया, उसमें भी वो एक रुकनी बेंच का ही फैसला था जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्डर जारी करें कि वो जजेस के साथ डायरेक्ट राब्ते ना करें और उनके स्टाफ के साथ भी राब्ते ना करें। तो अब ये है कि जो उनका ये ऑर्डर है जिस वो भी मुअत्तल हो गया। अब वो खुद जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। ये उधर क्या मामला होगा ये जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो फैसला करेंगी। अब ये है कि जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से अगर देखा जाए तो आप देखें कि उनसे सीनियर जो दो जजेस हैं उन पर उनको फोकियत दी गई है चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से। तो लिहाजा कुछ तवक्कुआत जो हैं वो तो हुकूमत की भी होंगी, क्योंकि जो एक जुडिशल काउंसिल है जिसने ये फैसला किया है उसमें जो कमीशन है उसमें जो हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और हुकूमती नुमाइंदे जो थे उन्होंने भी जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से उनकी कैंडिडेचर को वोट दिया था कि उन्हें चीफ जस्टिस बनना चाहिए। अब उस दौरान ये भी मामला है कि ये भी आर्डर आ चुका है, बल्कि ऑर्डिनेंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको आगे ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये जो सारी सिचुएशन बनी है, मुझे लग रहा है कि इससे जो ज़्यादा एक रिलीफ मिलेगा वो हुकूमती जो लोग हैं उनको एक ज़्यादा इसमें रिलीफ नज़र आएगा।
जो पीटीआई है, पीटीआई के जो उनके ख्यालात थे या जो वो समझ रहे थे कि जिस अंदाज में बेंचेस की तश्कील हो रही है, ट्रिब्यूनल वगैरह बन रहे हैं, तो उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा जो उनके ख्यालात हैं या जो इल्ज़ामात हैं इलेक्शन के हवाले से, तो वो उनको सच साबित करने में कामयाब हो जाएंगे जी कि वो धांधली से उनको हराया गया है। तो अब ये है कि बेंचेस की तश्कील पर बड़ा डिपेंड करता है। तो इसमें मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत को ज़्यादा रिलीफ मिलने जा रहा है, ना कि पीटीआई को। उसकी कोई ख़ास वजह, या अभी जो आपने एक तरफ इशारा किया वही? ऑल्सो ये भी बता दीजिएगा, क्या समझते हैं ये मुशावरत से मामला हल हो जाएगा या वापस सुप्रीम कोर्ट आएगा या लंबा खिंचेगा? नहीं, मेरे ख्याल में मुशावरत से मामला हल हो जाएगा। मुशावरत, जहाँ तक मुशावरत का ताल्लुक है ना, इस पर इलेक्शन कमीशन माजी में भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर चुका है। 2018 में भी ये मामला आया था, उस टाइम भी ये एक टसल थी दो हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। ये पहले 77-78 में भी इसी तरह के मामला आते रहे हैं। तो इस पे काफी प्रेसिडेंट है कि मुशावरत का मतलब जो है ना, वो एक हुक्म नहीं है, वो डिक्टेशन नहीं है कि जो हाई कोर्ट जो भी जजेस का बता देगी तो वो हो जाएंगे। अब ये है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, अब जो जजेस हैं, मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल ये जो सियासी मामलात हैं उनसे बिल्कुल आज़ाद हैं। डेफिनेटली उनका भी झुकाव किसी का एक तरफ है तो किसी का दूसरी तरफ है। जो मुझे जो नई तैनाती है उसमें नज़र आता है कि जिसमें कोई लग रहा है कि जो पहले उनको प्रॉब्लम पेश आ रहे थे वो शायद अब उनको पेश नहीं आएंगे। ठीक है शहजाद, ये आज क्या वजह हुई कि जो उम्मीदवारों के पीटीआई के वकील हैं न्याजुल्ला नियाजी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया चीफ जस्टिस की शमूलियत के ऊपर, लेकिन सलमान अकरम राजा ने ज़ाती तौर पर नहीं किया? नहीं अलीना, मुझे इसका इल्म नहीं है कि एक ने किया दूसरे ने क्यों नहीं किया। मुझे इसकी वजूहात तो नहीं पता, लेकिन जो बुनियादी आपका सवाल है मैं इस पर बात करता हूँ, क्योंकि जो बैकग्राउंड उमर चीमा साहब ने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट और उसके जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस मलिक शहजाद, वो असर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम ये फैसला करेंगे कि ट्रिब्यूनल क्या बनेगा। तो इस मामले को जब रिजॉल्व होना था, अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो मुझे तो ये समझ नहीं आता जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि बामायनी मुशावरत से आप ये मसला हल कर लें। अगर ये कानूनी लीगल मसला है तभी ये सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि ये कौन फैसला करेगा, क्योंकि शायद इस मरतबा ये बामी मुशावरत से, बामायनी मुशावरत से हल हो जाए, लेकिन फिर एक मरतबा अगर डेडलॉक आएगा बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड एनी हाई कोर्ट, तो फिर आप क्या रास्ता निकालेंगे? फिर आप लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इन चीजों की मेरे ख्याल से जो लीगल तशरीह है वो एक दफा हो जानी चाहिए। अब ये मामला कैसे होगा, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उस वक्त जस्टिस शहजाद मलिक थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं। उनकी एलिवेशन की एक अपनी दास्तान है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एलिवेट हो, और ये बात हमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के उन मेंबर ने बताई थी जो कि जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ जजेस ने हमें उस दिन बताया जेसीपी में कि ये एलिवेट नहीं होना चाहते, लेकिन हुकूमत जरूर चाहती थी कि वो एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और फिर लाहौर हाई कोर्ट में कोई नए चीफ जस्टिस आ जाएं। तो अब क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा वहां पर होंगी, तो मुझे नहीं पता कि अब क्या डायरेक्शन लेगा। लेकिन मैं इससे मुत्तफिक हूं उमर चीमा साहब की बात से कि अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान शायद उस कन्फ्रंटेशन को हम ना देखें। एक तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मुशावरत करें, और दूसरा मेरे ख्याल से जो पुराने चीफ जस्टिस थे, क्योंकि अब वो एलिवेट हो गए, तो ये मुझे नहीं नजर आती कि उस तरह की कन्फ्रंटेशन होगी। लेकिन देखें, इसमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हुकूमत इन ट्रिब्यूनल से मुकम्मल तौर पर राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। आपने लाहौर हाई कोर्ट में देखा, और सिर्फ हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इल इंटेंट है वो भी इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक अरसे पहले ये ऑर्डर दे दिया था कि 7 या 8 ट्रिब्यूनल हैं वो बनाए जाएं। इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई नहीं कर रहा था। फिर जस्टिस शाहिद करीम जिसके फैसले का हवाला दे रहे हैं उमर चीमा साहब, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर ये नहीं किया गया तो फिर उनको जो है कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया जाएगा और फिर मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर रहा था। फैसला आ गया, चीफ जस्टिस चेंज हो गए, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, और अब इसका जो है ये फैसला है कि मुशावरत से मामला हल करें। ये तो लाहौर की कहानी है। इस्लामाबाद में भी आप देख लें कि मुसलसल जो ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा था, 3 जो MNAs हैं नून लीग के, उनके हवाले से ना वो एफिडेविट दे रहे थे, ना वो फॉर्म 45 जमा करवा रहे थे, और जब वो मामला जो कि ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ था, वो मामला जब लेके गए ये 3 मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उनकी जो शिकायत थी उसको एक्सेप्ट करके
ट्रांसफर कर दिया उस ट्रिब्यूनल को, और फिर जो ऑर्डिनेंस भी इस दौरान आ गया था, तो जो ट्रिब्यूनल बनाया गया वो सर्विंग जज पे नहीं था, वो रिटायर्ड जज पे था। और फिर वो मामला भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और बड़ा बरहमी का इजहार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिलहाल वो केस जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं जा रही है। तो अगर आप हर जगह पे देखेंगे जहां जहां ये ट्रिब्यूनल का मामला है, वहां पे आपको नून लीग के अरकान जो इलेक्ट हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अब तक ये ट्रिब्यूनल जो है ये आजादाना तौर पर काम ना कर सके। और इसी दौरान हुकूमत की हिकमत अमली थी जो पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में आई, और अब वो कानून नेशनल असेंबली से भी उन्होंने पास करवा लिया है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी सर्व कर सकेंगे। तो मुझे तो इसमें जो इसके जो सियासी इसका पहलू है वो तो बड़ा साफ है कि ना इलेक्शन कमीशन चाहता है बज़ाहिर कि वो आज़ाद तरीके से ट्रिब्यूनल जो चल रहे थे वो तहकीकात करें, ना हुकूमत चाहती है। लेकिन महमूद ये सिचुएशन पंजाब में ही ज़्यादा है, बाकी जगहों पर एज सच नहीं। पंजाब क्यों इम्पोर्टेंट, और पंजाब में ये सारा तनाज़ा क्यों? देखिए लीना, ये जो बात अभी उमर और शहजाद ने की है, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो पूरी की पूरी एक कंट्रोवर्सी भी जिस तरीके से बनी है, इलेक्शन कमीशन का तो इंटरेस्ट होना चाहिए था पहले ही, ये सुप्रीम कोर्ट के इस जो उन्होंने कहा है आज, उससे पहले ही कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये ट्रिब्यूनल जो है बगैर कंट्रोवर्सी के ये सारे मामला जो है हल कर लें, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी 8 के इलेक्शंस के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है उंगलियां उठाई जा रही थी, सवालात उठाए जा रहे थे। तो इसलिए उनकी ये इंसिस्टेंस बार बार और ये जो सारा जो असर्ट करने की इंसिस्टेंस है ये समझ से बाहर है। उनका तो होना चाहिए था कि ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला करें, देखते हैं कौन जीते। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई इस तरह की चीज हुई भी है तो अगर ट्रिब्यूनल सही फैसला उसको कर देते हैं तो ये कंट्रोवर्सी वैसे ही खत्म हो जाती है। खैर, अब जो है जो इन्होंने मुशावरत का मशवरा दिया और कहा है कि ये जरूर करें। देखिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि वो मीनिंगफुल हो, वो ये नहीं है कि मुशावरत फॉर द सेक ऑफ मुशावरत, यानी मुशावरत बराए मुशावरत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर देता है, वाज़ेह तशरीह कर देता है उस चीज़ की कि इसका कानूनी तशरीह क्या है, कि क्या होना चाहिए, ताकि एक जो प्रोसीजर है जो जिसके ऊपर अभी भी दो राय पाई जाती हैं कि क्या आया कि ये वैसे ही करनी चाहिए मुशावरत, तो वैसे ही उसके अंदर है लीगली या नहीं है, तो ये सब कुछ अगर तशरीह हो जाता तो बहुत बेहतर हो जाता। और वैसे भी जुडिशल इंडिपेंडेंस का भी तकाजा है कि चीफ जस्टिस जो है किसी भी हाई कोर्ट के, उनका इसके अंदर जो है वो होना चाहिए, उनको सर्ट अपना करना चाहिए ताकि। और लेकिन अब क्योंकि मामला इस हद तक पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो इसको खुश उसलूबी से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी वाज़ेह इक़दाम देने चाहिए थे, जो कि उन्होंने उस तरीके से नहीं दिए सिवाय मुशावरत के। तो मेरे ख्याल में कि और जो कंट्रोवर्सी जो बन रही है लीना, कि आप कह रही हैं कि बाकी जगहों पर नहीं, पंजाब की इंपॉर्टेंट है। आप देखें पंजाब जो है वो इंपॉर्टेंट है, उधर सीट्स का आप जो मामला देख लें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के अंदर तो उस तरीके से हमने नहीं सुनी कि कोई एलिगेशंस जो है रिगिंग की है, ज़्यादा हमने पंजाब में वाली साइड पे सुनी है, जो फेडरल लेवल पे भी हो बेशक दूसरी भी। तो इसलिए ये भी एक मसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने अनफॉर्चुनेटली इसको मजीद जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल किया, ये सारे अपने असर्शन की वजह से। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये बामानी मुज़ाकरात वाली चीज़ के ऊपर आप भी इत्तफाक करते हैं शहजाद और महमूद की राय से? देखिए अलीना, आज तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो हिस्ट्री रही है, कभी भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने एक तो वक्त पर फैसले नहीं किए। यानी आप तसव्वुर करें कि इलेक्शन के 4 महीने के अंदर अंदर फैसले होने हैं और ऑलरेडी 5 महीने हो चुके हैं, तो आपका ट्राइब्यूनल ही कभी काम करना नहीं शुरू किया, तो फैसले कैसे होंगे वक्त पे? और सबसे बेहतर तरीक़ा तो यही होता है कि इलेक्शन के ऐलान के साथ ही ट्राइब्यूनल्स का ऐलान हो जाए, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कंप्लेंट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो उस वक्त अगर आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना देंगे तो ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि जी इसलिए फ़लाँ जज को रखा है कि वो बायस फ़ैसला करे, इसलिए कि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं हैं। तो बेहतर तो ये हो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल। दूसरे ये कि सर्विंग जजेस में तो चीफ जस्टिस की मशावरत होनी चाहिए, रिटायर्ड जजेस में मशावरत क्यों हो? असल मसला रिटायर्ड जजेस और सर्विंग जजेस का नहीं है। असल मसला ये है कि जिसको आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना रहे हैं उसकी साख कैसी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है किसी के, जैसे इसमें एक नज़र आया किसी एक जज के बारे में कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था, उस पर ऑब्जेक्शन भी आया। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन एक्सक्लूसिवली करे या मशावरत से नहीं करे। सर, कानून है ना इससे मुतल्लिक, अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक। तो कानून तो अब ऑर्डिनेंस के बाद आया है ना, पहले तो उससे पहले भी प्रोसीजर तो था। नहीं, प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर मैं आपको बताऊं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जब थे तो उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब मुझ पर इतना दबाव डालते थे
कि एक वक्त आया कि मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गया था ड्यूरिंग द वो। आप मशावरत का मतलब जो ये नहीं है कि डायरेक्शन और मशावरत में फ़र्क है। बामानी मशावरत क्या है? बामानी मशावरत ये नहीं है कि एक लेटर आपने लिख दिया, एक लेटर उन्होंने लिख दिया। आप ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, उस ट्राइब्यूनल के जज के मेरिट डीमेरिट्स उस पर कोई एतराज़ तो नहीं हो, ये होती है बामानी मशावरत। उसमें अब किस हद तक जब ये पॉइंट होगा, मशावरत होगी, होपफुली जो है वो हो, और जब हम मसले के हल की तरफ जाते हैं तो फिर ये ऐसा हल हो कि जो भी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट हो, उस पर जो कंप्लेनेंट है, जो अपनी शिकायत लेके गया है, उसको एतराज़ ना हो जज के ऊपर, तब तो मामला हल होता नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे चेयरमैन बना दिए, ऐसे जजेस बना दिए ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कि जिन पर मैं पिटीशन लेके जा रहा हूँ, मुझे उसी पर एतराज़ है, तो फिर कैसे मसला हल होगा? तो मेरा ख्याल है डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कि मसले का हल, जो जिसे मैं हल समझता हूँ कि जिस पर सबको एतमाद हो, जिस चेयरमैन पे, उस तरह का मामला तो हल होते नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जैसे माजी में कभी भी ट्राइब्यूनल्स के फ़ैसले वक्त पर नहीं हुए, इन ट्राइब्यूनल्स के फ़ैसले भी वक्त पे नहीं होंगे। ठीक है उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ख़ास तौर पे ये भी कि बड़े सख्त रिमार्क्स आए आज इलेक्शन कमीशन और उसके कॉन्डक्ट से मुताल्लिक अदालत की तरफ से। ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट को तो तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अच्छा नहीं, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ज़्यादातर तो ये दोनों साइड का मौक़िफ़ ही था, और या जो बाकी वकला के हवाले से था कि जो एक ज़ियाउल्लाह न्याज़ी जो है वो कोई इतराज़ कर रहे थे, उसके हवाले से था। न्याज़ुल्लाह न्याज़ी जो है उनके हवाले से था। ये इतराज़ से मुताल्लिक आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मुकालमा हो रहा था तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जिनकी तरफ से आप ये जिनका हवाला दे रहे हैं वो तो खुद एक केस में हमारे सामने पेश हुए, उन्होंने तो मेरी बेंच में मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया, आप आ जाके एतराज़ करें। फिर जो दूसरे पीटीआई के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने डिस्टेंस किया इससे। हाँ, ये वैसे बड़ी अजीब बात है, और इसकी कोई वजाहत भी नहीं आई कि अगर सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने सवाए इसके कि मुझे एतराज़ नहीं है, उन्होंने वजाहत नहीं दी। और ये बहुत अजीब सी बात है। इस पे जस्टिस मंदोहिल जो है उन्होंने भी बात की है। ये जो बात हो रही थी ना जजेस के हवाले से, वो जो मजहर साहब भी बात कर रहे थे, असल में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका मामला तो अभी आया ना जी सर, कि रिटायर्ड जजेस ऑर्डिनेंस के बाद, तो हाँ ऑर्डिनेंस के हवाले से। लेकिन मुझे ये लगता है कि असल में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके हवाले से भी जो नाम है वो तजवीज़ इन्हीं से गुजरेंगे। हाई कोर्ट का उसमें फिर भी अमल दखल रहेगा। वो ये पहले वाला जो मामला इनका शुरू हुआ था वो तो सर्विंग जजेस पर शुरू हुआ था, लेकिन रिटायर्ड जजेस जो हैं उसमें नाम तजवीज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ हो सकते हैं, लेकिन वो इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। अच्छा, हम ज़्यादा कानूनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते क्योंकि आज हमारे पैनल के ऊपर कोई कानूनी माहिर नहीं है, तो हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जेनेरिक इसका जो एक आज समात हुई उसमें से जो बेलुबाब निकला है, और फिर सियासी इसके इम्प्लीकेशंस हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। गर्मी, महंगाई, पहले से सताई हुई अवाम के ऊपर हुकूमत ने एक और अजाब नाजिल कर दिया है। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से लेकर 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। जनाब, ये 3 रुपये वाली तो सबसे निचली स्लैब है, और ये जो गर्मियों में बिल्स आते हैं उसके ऊपर तो बहुत ही कम लोग हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ज़्यादातर तो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट। तो ये वही हुकूमत है जिसने हुकूमत में आने से पहले इलेक्शंस के दौरान नारा लगाया था, अपने मंशूर में शामिल किया था कि 300 यूनिट तक लोगों को बिजली फ्री देंगे। लेकिन अब बिजली के रेट्स जो बढ़ा दिए इन्होंने, आवाम कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। शहजाद इकबाल साहब, ये बताइएगा, जो शदीद तनकीद हो रही है हुकूमत के पास, हुकूमत के ऊपर, क्या कोई तरीका है हुकूमत के पास इस चीज़ को रोल बैक करने का, या वापस लेने का, या कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देने का? हुकूमत के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो बिजली की कीमतों को कम कर सकें, बल्कि कम क्या बरकरार भी नहीं रख सकते, तभी तो उन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि एक तरफ तो ऑब्वियसली IMF का प्रेशर है, दूसरी तरफ हमने जो इस पूरे एनर्जी सेक्टर को तबाह किया है, ये उसी के असरात हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले जब ये बयानात दिए जा रहे थे, जलसों में नारे लगाए जा रहे थे, मंशूर में इसको हिस्सा बनाया जा रहा था। एक तरफ मरियम नवाज कह रही थी 300 यूनिट हम फ्री देंगे, फिर शायद बिलावल साहब ने भी 200 या 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। ये किस बेसिस पे किया था? मतलब इतना साफ सफेद झूठ आप आवाम के साथ सामने आके बोलते हैं जो कि होना ही नहीं है।
और उस वक्त भी हम सवाल करते थे, और जब भी ये नारे लगते थे इनके नुमाइंदे जो हैं मुख्तलिफ शोज पे आते हैं उनसे पूछते थे, कोई जवाब नहीं, हम करेंगे, हम पैसे यहाँ से बचाएंगे। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बाकायदा कहा था कि हम पैसे फला जगह से बचाएंगे और फिर हम सब्सिडीज जो अमीरों को मिल रही है उनको बचाकर हम यहाँ पे सब्सिडी देंगे। तो आज मुतालबा करें वफाकी हुकूमत से, उनके इत्तेहादी हैं, ये बजट उनकी मर्जी से पास हुआ है, क्यों कुछ ऐसा नहीं किया गया? बल्कि सिंध की हद तक करें ना, क्योंकि बीच में एक हमजा साहब को भी ये हुआ था कि उन्होंने पंजाब में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे दी थी जब इलेक्शन होने थे, बाई इलेक्शन पंजाब में। तो सिंध की हद तक जो है फिर वो पैसे अपने लगाएं और 200 यूनिट मुफ्त दें लोगों को, क्यों नहीं देते आप? पीपल्स पार्टी ने जो एतराज किया उसके बजट पर और कहा कि हमारे तहफ्फुज़ात है, कौन से तहफ्फुज़ात दूर करवाए पीपल्स पार्टी ने, जिसके बाद उन्होंने बजट में हिमायत की। उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पहले 50 एयर टिकट मिलते थे, आप उसको 30 कर दें। जो उनको सफरी किराया मिलता था वो 10 रुपए पर किलोमीटर मिलता था, उसको आप 25 रुपए कर दें। ये मंजूर हो गया तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तान के अवाम जो है वो अमीर हो जाएंगे? तो आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए चाहते थे, चाहे वो स्कीम्स की सूरत में हो, डेवलपमेंट फंड की सूरत में हो, एयर टिकट्स की सूरत में हो, वो लेकर आपने बजट पास करवा दिया। तो आज जवाबदेह ये लोग हैं जो ये नारे लगाते थे कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। उससे पहले इमरान खान साहब आए थे कि IMF के पास जाऊं, कर्जा लूं तो मुझे फांसी दे देना, तब यही जमातें मजाक उड़ाती थी उनके बयानात का। अब ये जवाब दें कि क्यों ये इस तरह के वादे करते। तो मेरे ख्याल से एक तो अवाम जो कि अब जाहिर सी बात है मीडिया और डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत बाशऊर हो रही है, ये सारे क्लिप्स पिछले 2 दिन से चल रहे हैं, तो अब इनको समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई सियासी जमात या सियासी लीडर इलेक्शन में दावे करता है तो वहीं पे देखें कि कौन सा उसका दावा झूठा है, जो वो सिर्फ आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाने के लिए कर रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। उसको वहीं पे देख के फिर फैसला करें कि आपने किसको वोट देना है नहीं देना है। इस बजट में बहुत सारी बातें की गई थी और अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि अभी नहीं हुआ तो आगे जाके होगा, कि आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा और जो टैक्स दे रहा है उसमें नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही देखा हमने कौन सा हुकूमती अखराजात 25% बढ़ गए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा हो गया। तो हमने कोई सिम्त देखी है जिससे हम ये कह सके कि हाँ इस हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया है? क्या कोई डिपार्टमेंट्स कम किए गए? क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबों को कहा गया कि नहीं पैसे आप वफाक से तो ले लेते हैं, अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं? ये कुछ नहीं देखा। इस पर भी औरंगजेब साहब, जिनको बहुत कम वक्त हुआ है और जाहिर सी बात है इस वक्त जो भी हालात है उसके जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर वो तो नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप ऐसा हो, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें ये कुछ होता हुआ नहीं नजर आया। नहीं, बट आप कह रहे हैं किसी तरह से है नहीं गुंजाइश, तो फिर किस तरह से बात करके आगे बढ़ेंगे? सही, अब ये टेक्निकल जो बात है, देखें इसमें तो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो मैं 2008 से सुन रहा हूँ कि जब से सर्कुलर डेट का मसला है, बिजली बढ़ाओ सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाएगा। यहाँ बिजली बढ़ाते हैं, आज बिजली की चोरी बढ़ जाती है क्योंकि हम बुनियादी मसले को हल नहीं करते। हमारे पास जो इस वक्त जो पेमेंट्स है हमें जो करनी पड़ती हैं, जो हमारी फिक्स पेमेंट है, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, उसकी मद में हमें कोई 2000-2100 अरब रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट हमने कम वक्त में लगा दिए। उस पर डिबेट कर सकते हैं आपके, शायद उसको आप एक पैटर्न से थोड़ा स्प्रेड डाउन करते तो शायद बेहतर होता, बट ये हकीकत है क्योंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है 2100-2200 अरब रुपए की, और जब तक वो आप मसला हल नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपके अपफ्रंट पेमेंट से जो आपने डेट लेके पावर प्लांट लगाए उसकी पेमेंट आपने करनी है। उमर चीमा साहब, अलीना आपने शुरू में बात की थी कि लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने हुकूमत को इसलिए मैंडेट दिया है, तो हुकूमत सोच रही होगी कि लोगों ने उनको कौन सा मैंडेट दिया है, तो लिहाजा वो भी लगता है कि अपना को बदला ले रहे हैं अवाम से। मसला ये है, जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि ये चीज़ें कुछ नागुज़ीर भी हैं। पाकिस्तान में कोई मसाइब की भी कमी नहीं है, एक तरफ गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग के चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे डिबेट अलग से है। मैं जो गुजारिश करता हूँ हुकूमत से, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम कि अगर आप रो नहीं सकते तो रोने वाला मुंह ही बना लें, लोगों को इस चीज़ का एहसास तो दिलवाएं कि हम आपसे हैं। हमारे जो रहन सहन है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके तर्ज़-ए-बुदबाश से पता नहीं चलता कि ये अवाम के साथ वाकई कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो ये जो जिस तरह अभी आपने अवैस लगारी साहब की बात की है कि जी अवाम को ये कड़वा गोंद पीना पड़ेगा, अब ये बात कहना तो बहुत आसान है ना। अब ये है कि अगर अवैस लगारी साहब कह दें कि जी मैं बाकी मसाइल तो हल नहीं कर सकता, लेकिन जो लोगों को चैलेंजेस आ रही हैं, ये मेरे घर में इतनी लोड शेडिंग होगी या मैं एसी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बाकियों के एसी बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद ये नहीं करूंगा,
इतना आप इसको एक्टिंग कह लें, ये जो भी कह लें, लोग चाहते हैं कि आप जो मसाइल, जिन मसाइब से वो गुजर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो उसको फील कर पाएं, तो इनको इस चीज़ का एहसास तो देना चाहिए। वो है नहीं, और उसके बदले में ये है कि ये जिस तरह अभी बजट आया, सैलरीज जो है, सैलरीज पर आपने सारा फोकस कर दिया, जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको आपने टैक्स नहीं किया। जो लोग ताकतवर होते हैं इस मुआशरे में वो फिर बच निकलते हैं, जो इनके कोई दो चार कोई एक सेक्टर्स हैं या सैलरीड क्लास है वही इनके काबू आती है, तो उन पर ये सारे हमलावर हो जाते हैं। तो अभी ये बड़ी एक, और ये देखिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है इस लिहाज से कि जो एक अपोजिशन पार्टी है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनको आप जितना भी उनसे इख्तिलाफ करें, लेकिन उनको एक अवाम में पजीराई हासिल है, और वो पजीराई बढ़ती जा रही है। जो बिजली के बिल बढ़ते हैं तो उनको पजीराई ज्यादा मिलती है। तो ये हुकूमत के खिलाफ एक कोई एजिटेशन का भी आगाज हो सकता है। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इनको इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी सेंसिटिविटी नजर नहीं आती। कोई ऐसी सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से, और यही अलमिया है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। हुकूमत ने बिजली के जो रेट हैं वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, और पेट्रोल के पहले ही मामलात चल रहे हैं गंभीर। गर्मी शदीद है, चीज़ों की प्राइसेस वैसी ही बढ़ी हुई हैं। लोग महमल इतने डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। स्टार्ट्स के मुताबिक अभी तक मज़ीद 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। इस तरह के माहौल में आज ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इतना डिस्कनेक्ट है जो हुक्मरान है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनसे आवाम का किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं मामला। बात ये कि जो सवाल है कि रिलीफ कैसे आवाम को मिल सकता है, हुकूमत कैसे दे सकती है। अच्छा, रिलीफ दिया जाता है पैसों के साथ। पैसे तो है नहीं हुकूमत के पास। पैसे कमाने के लिए क्या इकदाम जो है वो किए जा सकते हैं। एक ही काम किया जा सकता है ना कि जो लोग टैक्स नहीं देते आप उनको ऊपर टैक्स लगाते, आप उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आते। दावे तो इन्होंने बड़े किए थे कि तनख्वाहदार तबके पे नहीं लगाएंगे टैक्सेस, ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, जो दूसरे है जो सेक्टर्स उनको लेकर आएंगे। लेकिन क्या इन्होंने कुछ सूबों के साथ काम किया? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, उनके टैक्सेस के ऊपर नहीं, कोई ऐसे काम हमें नजर तो नहीं आया। तो दावे एक तरफ हैं, लेकिन असलियत और है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जिस तरह से इन्होंने टैक्सेस का बोझ डाला, उसी तरह जो बिजली के बिल देते हैं उनके ऊपर इन्होंने बोझ डाल दिया। अब आप देखें ना अलीना कि ये दावे करते हैं कि हम FBI डिजिटाइज कर देंगे, हम लोगों, रिटेलर्स और सबको जो है वो टैक्स नेट के अंदर लेकर आएंगे। आप अगर हुकूमत को कहें कि जी पिछले 15 दिन के अंदर ये चेक कर ले कि कैश में काम ज्यादा हुआ है या जो है वो प्रॉपर तरीके से जिस तरह होता है वो पेमेंट्स की गई हैं, उनको पता चल जाएगा कि जो बिजनेसेस इवन ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स भी लेते थे आज वो भी कहते हैं हमें सिर्फ कैश चाहिए। आप ये देखिए लीना कि ये बोझ क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने टैक्स नहीं बढ़ाया। यानी IMF अगर आपको कहता है कि आप सर्कुलर डेट को जो है कंट्रोल करें, बिजली चोरी आपसे कंट्रोल होती नहीं, ट्रांसमिशन लॉसेज आपसे कंट्रोल होते नहीं है, बिजली के बिल जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप मजीद बोझ डाली जा रहे हैं, तो पैसे होंगे तो रिलीफ मिलेगा। जब पैसे, और पैसे कमाने का तरीका हुकूमत के लिए टैक्सेस का होता है। इंडिया का टैक्स टू GDP जो है वो 18% है, हमारा कितना है 9.5। तो आप अनाउंस तो कर देते हैं कि हम दूसरों को ला रहे हैं, रिटेलर्स को ला रहे हैं, हम टैक्स नेट में फलानों को हम टैक्स नेट ला रहे हैं, ऐसा आप कर कोई नहीं रहे। जूलर, आप वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर जो इस तरह के हैं, मतलब शादी हॉल्स जो है वो 120 अरब का सालाना बिजनेस करते हैं। आप चेक कर ले तो मोस्टली जो है वो कैश के ऊपर चलते हैं। जूलर्स मोस्टली कैश के ऊपर चलते हैं, डिजाइनर्स मोस्टली कैश के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे वकील कैश के ऊपर चलते हैं, डॉक्टर्स, बहुत सारे क्लिनिक्स जो हैं वो कैश के ऊपर चलते हैं। तो आप मुझे बताएं आप इनको कब ला रहे हैं टैक्स नेट के अंदर? यानी कि पिछले माली साल में जो 24% इन्फ्लेशन भुगती है जिस तबके ने, तनख्वाहदार तबके ने, आपने मजीद उन्हीं के ऊपर आपने बोझ डालना है। तो ये प्रॉब्लम है, रिलीफ देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन और पैसा आप कमाना भी नहीं चाहते सही टैक्सेस लगा के। मज़े साहब, परेशानी की बात यह है कि हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। देखिए, आज एक तस्वीर छपी, आप सब ने देखी होगी, वीडियो भी देखी है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म 14 साल के बाद वज़ारत उज़्मा से सबकदोश होकर साइकिल पर अपने घर जा रहा था। जो ऑप्टिक्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह अभी आपने कहा कि हुकूमत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करें ना, यही बिल शहबाज शरीफ अपने पॉकेट से दें, मरियम नवाज़ अपने पॉकेट से दें, मुराद अली शाह अपने पॉकेट से दें, सरकार ना दे, क्योंकि सरकार जो बिल इनके अदा करेगी वो तो मैं जो बिल पे करूँगा उससे अदा करेगी।
ये देना अपने, ये डिस्कनेक्ट हैं। ये जिस दिन ये सारे लोग जिस दिन मुंतखब होते हैं उस दिन अपनी गाड़ियों पे सबसे पहले MNA और MPs लगाते हैं, यानी पहला साइन होता है अवाम से डिस्कनेक्ट होने का। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो सूरत हाल है ये कितनी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम लीग पिछले जो 16 महीने वो ले लें और 5-6 महीने ये ले लें। मुस्लिम लीग नून जितनी तेज़ी से तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रही है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यानी इनका कोई इक़दाम भी जो है अगर आप ले लें इस हवाले से वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अपोजिशन को, उससे ज़्यादा जो अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। और जिस तरह की तकरीर होती है, जिस तरह अभी उमर ने भी कहा, शहजाद ने भी कहा, मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है ना, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। यानी आप लोगों को बताएं ना कि नहीं हम 300 यूनिट तक नहीं ला सकते बिजली, आप बताएं कि एक मुश्किल। कल मैं डॉक्टर अपना कैसर बंगाली साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 23 मरतबा IMF के पास गया है। यानी IMF तो एक अर्जेंट कोई नीड होती है उसके लिए होता है, आपने तो इसको आदत बना ली है IMF को अपनी, और जो वो कहते हैं वो आप मानते चले जा रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कैसे। आज अभी मैं उनको सुन रहा था, मजबूरी बन जाती है ना फिर आपकी, फिर क्या करें? नहीं तो क्या करें, अपने ऊपर तो अपने खर्चे तो कम करें। हाँ। अपनी गाड़ियों को तो छोटा कर लें, जो इतनी बड़ी बड़ी 2-2, 2.5 करोड़ की और 50-50 गाड़ियों के काफिले जा रहे होते हैं। आ जाए ना, फिर जिस तरह अवाम जिंदगी गुजार रहे हैं उस तरह हुक्मरान जिंदगी गुजारेंगे तो मुझे एहसास होगा कि ये मेरे साथ कनेक्टेड है। जब मैं सामने ये देखता हूं कि आपकी गाड़ी का AC बंद ही नहीं होता, जब मैं ये देखता हूं कि असेंबली के ACs बंद ही नहीं होते, तो जो लोग देख रहे होते हैं, जिनके वोट लेने के लिए आप जाते हैं, जिनके वोट लेकर आप मुंतखब होकर उधर जाते हैं, कम से कम उनके साथ अपना कनेक्शन तो रखें, उनके साथ कनेक्ट तो हों कम से कम। आप बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। ये बजट ले लें, आप देखें कि किस तरह सैलरीड क्लास को वो जो है उस पर बोझ डाला है आपने, बोझ डाल दिया। किससे कहें, किसको सुनाएं, कहाँ जाएं? अल्लाह हाफिज़।